यहाँ इस भूमि का जो इतिहास है उसका स्मरण कराया गया। बहुत बचपन में मैं यहाँ आया था। उसके बाद एक बार फिर धुलिया आया था, लेकिन इस स्थान पर नहीं आ पाया था। आज फिर आने का मौका जो मिला, उसका मन में एक समाधान है, विशेषकर इसलिए कि इस स्थान को गांधी तत्वज्ञान के साथ जोड़ने का एक बाकायदा उपक्रम आज किया जा रहा। विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इसे गांधी का लेबल भी क्यों लगाया जाए, जीवन तत्वज्ञान ही कहिए। जब लेबल लगता है तो विरोधी लेबल भी लग जाते। विशेषण आदमी तब इस्तेमाल करता है जब कोई एक विशेष अर्थ बताना हो। परिणाम यह होता है कि बाकी के सारे अर्थों से विशेष्य का अर्थ मर्यादित हो जाता है। इसलिए यदि गांधी तत्वज्ञान कहें तो और किसी तत्वज्ञान का अध्ययन नहीं होगा, ऐसा अर्थ भी उसमें से अगर अर्थ निकलता हो तो वो अर्थ ना निकले, इसी आशय से विनोबा जी ने उसमें गांधी का लेबल भी निकाल देने का सुझाव रखा था। शायद उनका मतलब ये था कि गांधी का तत्वज्ञान जीवन से संबंधित है और जीवन का विचार मन को खुला रखने से होता है, किसी लेबल से उसे बद्ध या सीमित करने से नहीं होता। गांधी तत्वज्ञान के विषय में और शायद गांधी के विषय में भी हम लोग जितना मानते हैं उतना दुनिया में अज्ञान नहीं है, बल्कि शायद इस देश में जितनी रुचि दिख रही है उससे ज़्यादा रुचि दुनिया के कई कोनों में मैंने देखी। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है साओ पाउलो, दुनिया का दूसरे नंबर का शहर है। 1,70,00,000 उसकी जनसंख्या। और मैं एक सज्जन से मिला था, वो एक पादरी थे। उसी छोटे से बोरे से बांधे हुए मकान में उनका उनकी बैठक, उनका रसोड़ा, उनकी बाथरूम सभी उसी 10 बाई 15 फीट के अंदर। उस आदमी ने जब सुना, फादर कुंट्स उनका नाम था, कि ब्राज़ील के उत्तर पश्चिम के कोने में सूखा पड़ा है और उस सूखे के कारण गांव की जो जनता थी जो भूखों मर रही थी, वो उसी प्रकार से शहरों में जाने लगी थी जैसे 1943 में बंगाल के गांवों के लोग कलकत्ता में आने लग गए थे। और शहर के लोगों ने अखबारों में चिट्ठियां लिखना शुरू किया कि हमारे जो अनाज के व्यापारी हैं
उन व्यापारियों को बंदूक का परवाना मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग अगर भूखे गाँव में से अगर आ रहे हैं तो कहीं ये लोग दुकानें लूट लेंगे, इसलिए इनको बंदूक का परवाना मिलना चाहिए। ये सुनकर इस फादर ने सोचा कि मैं देश के दूसरे कोने में बैठा रहूं ठीक नहीं है, भूखे मरने वाले लोगों के लिए भी जहां बंदूकें ताकी जा रही है, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। वहां गए और उस कस्बे के सबसे जो प्रमुख चर्च था, उस गिरजाघर में जाकर उन्होंने ये घोषित किया कि मैं यहाँ 21 दिन का अनशन करने वाला हूँ। अब 21 दिन भी उनको क्यों सूझे, गांधी बार बार करता था, लेकिन उन्होंने उसको कोई गांधी के नाम से जोड़ा नहीं, इतना ही कहा कि मैं 21 दिन का अनशन कर रहा हूँ। लोग कहते थे कि ये लोग भूखे मर रहे हैं, एक और आदमी भूखे मरने का कार्यक्रम कर रहा है। उपहास हुआ। सत्कर्मों का आरंभ में हमेशा उपहास होता है। ऐसा एक उपहास हुआ। तीसरे चौथे पांचवें दिन देखा कि यह आदमी सचमुच में खा नहीं रहा है और गिरजाघर में लेटा हुआ है। लोग आकर पूछने लगे, हम क्या कर सकते हैं, हम भी आपके साथ उपवास पर बैठे हैं क्या? तो उसने जवाब दिया कि मेरे साथ अगर किसी को सहानुभूति से उपवास करने हों तो एक दिन से अधिक कोई उपवास ना करे। मैं अकेला कर रहा हूं, उतना ही काफ़ी है। अगर आप लोग सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अपने अपने घर पर आप एक बोर्ड पर लिख दीजिए कि मेरा घर किसी भी अतिथि के लिए खुला है, बाहर से कोई भी आएगा मैं अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। आपके पास अगर रोटी नहीं है तो जितनी है उसी में से आधा टुकड़ा दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं है तो इतना ही कहिए, हम और आप साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन आने वाले आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे दुख का बंटवारा करने वाला यहाँ भी कोई मौजूद है। 21 दिन के जब अनशन समाप्त हुए तो उस शहर में 10,000 लोगों ने अपने अपने घरों पर ऐसे बोर्ड लगा दिए थे, और जो बंदूक का परवाना मांगने वाले लोग थे और वहाँ जो वातावरण था कि यहाँ इनको गोलियों से इनका स्वागत करना चाहिए, वहाँ भूख से पीड़ित लोगों का स्वागत होने लगा। वातावरण सारा बदल गया। उस आदमी की झोंपड़ी में जब गया तो मेरा एड्रेस उसने मांगा मुलाकात के बाद कि आपसे कभी चिट्ठी पत्री करनी हो तो। मेरा ये रिवाज था कि गांधी जी की तस्वीर वाला एक कार्ड रखता था और उस तस्वीर के पीछे के भाग में अपना एड्रेस लिख कर दे देता था। वो मैंने दे दिया तो उसको देखकर उसका हृदय भर आया। उसने कहा कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो ऐसी कोई फ़ोटो भी नहीं है जो मैं आपको दूं। आखिर उसने कहीं से अपनी एक फ़ोटो ढूंढी और उसके पीछे लिखा कि मुझे कल्पना नहीं थी कि ज़िंदगी में मैं कोई एक ऐसे आदमी से मिलूँगा जिसने गांधी को देखा है, और आप तो गांधी के साथ इतने वर्ष रहे वगैरह, वो सब लिखा नहीं। ऐसा एक आदमी मेरी इस झोपड़पट्टी की झोपड़ी में आया, इसलिए मेरा जीवन धन्य है, ऐसा उस आदमी ने लिखा। गांधी की चाह ब्राज़ील की झोपड़पट्टी में पहुंची हुई थी, और ऐसे आदमी से जिस आदमी ने ब्राज़ील का फूड राइट जो था, उस फूड राइट को दान में परिणत कर दिया था। ऐसे आदमी के जीवन में एक उत्तरी कनाडा में उत्तर ध्रुव से 200-300 मील दक्षिण में, लेकिन कनाडा का सबसे उत्तरी जो एयरपोर्ट था उससे काफ़ी उत्तर में एक छोटी सी बस्ती में रहने वाला एक भाई वहाँ के उस एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए इसलिए आया
कि वो एक शांतिमय आंदोलन का नेता था, वहाँ का आदिवासी। हमारे पाठ्य पुस्तकों में तो उत्तर कनाडा के सारे आदिवासियों के लिए ही एक ही शब्द है एस्किमो, लेकिन वहाँ अनेक जातियाँ हैं। उसमें से इन्नू जाति का वो एक जवान नेता था और वो अपनी कार में मुझे लेने के लिए आया था। और वहाँ की सड़कें वेड़छी से धूलिया की जैसी सड़कें नहीं थी, कांच की जैसे बनी हुई हो ऐसी सुंदर सड़कें। उसके ऊपर वो 100-125 मील, वहाँ मील में गिना जाता है, 100-125 मील की गति से जा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा परिचय मुझे देना पड़ेगा। तो ये विश्वास पाटिल की तरह उसको परिचय मेरा था नहीं, और न विश्वास पाटिल की तरह वो कविता या नाटक करना जानता था। इसलिए उसने ऐसा कोई बढ़ा चढ़ाकर मेरा वर्णन करना तो नहीं चाहा होगा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ पूछा कि भाई तुम अपना परिचय दो। तो मैंने कुछ बातें कही। उसको ज़्यादा रुचि यही थी कि भाई गांधी को मैंने देखा था क्या। तो मैंने बचपन का कोई एक किस्सा सुना दिया, और एकदम तेज़ जाने वाली जो गाड़ी थी एकदम धीमी हो गई। मैंने सोचा कि क्या कोई टायर फ्लैट हुआ क्या। पूछा क्या बात है, क्यों गाड़ी एकदम रुक गई। तो उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा। उसने कहा मिरेकल्स कैन हैपन। अब यहाँ मिरेकल की कोई बात ही नहीं थी, चमत्कार कोई हो नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, चमत्कार हो सकते हैं। तो मैंने कहा चमत्कार की बात, क्या बात चल रही है। तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि गांधी के हाथ जिसके कंधे पर पड़े हो। मैंने बताया था कि बचपन में मेरे कंधे पर हाथ रखकर गांधी जी पैदल घूमते थे। तो जिसके कंधे पर गांधी के हाथ पड़े हो, ऐसा आदमी मेरे बगल में बैठा होगा और मैं उसे ड्राइव करता हूँगा, ये चमत्कार ही है। मिरेकल्स कैन हैपन। ये उस आदमी की बात मैं कर रहा हूँ जिसने उत्तर कनाडा में एक ऐसा आंदोलन चलाया कि जिसके कारण नेटो के 11 देशों के हवाई जहाज़ उनके पास के जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट पर उन अपनी जो एक्सरसाइजेस थी, अपने जो कसरतें थी, उन दिन वो ज़माना था रूस के साथ के शीत युद्ध का, इसलिए वो लोग प्रैक्टिस करते थे हवाई जहाज़ों को। वहाँ साइबेरिया है, वहाँ के अनुकूल ऐसी जगह यहाँ कनाडा है, तो कनाडा के एयरपोर्ट पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि कितने जल्दी आकर बम मारा कर सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 11 देश के हवाई जहाज़ से वहाँ से घूमते थे। परिणाम ये होता था कि उन हवाई जहाज़ों से घूमने से वातावरण इतना प्रदूषित होता था कि इन आदिवासियों जिनका धंधा मुख्य मछली मारने का और मछली पकड़ने था, वो सारी मछलियाँ प्रदूषित हो जाती थी, इनका जीवन का धंधा ही ख़त्म होता था। उसका विरोध उन्होंने सत्याग्रह पद्धति से करके इन 11 देशों के हवाई जहाज़ों को सफलतापूर्वक रोका था। ऐसा वो जवान था। उसको इसमें चमत्कार मालूम होता था कि भाई एक आदमी जिसको बचपन में गांधी ने कंधे पर हाथ रखा हो, ऐसे आदमी को वो साथ ले जा रहा है, उसको आश्चर्य होता है। ये लोग तो शांति के आंदोलन में संबंधित लोग थे। इजराइल में 12 साल की एक अरब कन्या मिली। इजराइल में अरब लोगों का स्थान प्रायः वही उसी प्रकार का है जैसा भारत में मुस्लिमों का। ये अरब कन्या एक स्कूल में पढ़ती थी, जिस स्कूल में वॉर रेजिस्टर्स इंटरनेशनल की काउंसिल मीटिंग थी। मैं उस संस्था का उस समय अध्यक्ष था, इसलिए उस काउंसिल की मीटिंग में मैं भी गया था। उसी समय कुछ मित्रों ने वहाँ गांधी के बारे में एक प्रदर्शनी लगाई हुई थी, और चूंकि उस स्कूल के पास कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं था, इसलिए नीचे के बेसमेंट में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, और बेसमेंट के ही एक हिस्से में हम लोगों की काउंसिल मीटिंग भी चल रही थी। तो 12 साल की एक लड़की वो प्रदर्शनी देखने के लिए रिसेस में
स्कूल मास्टर ने कहा कि आप लोग प्रदर्शनी देखिए। वो प्रदर्शनी देखकर बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में या स्कूल में या खेलने में कहीं गए होंगे, लेकिन एक लड़की आकर कोने में बहुत देर तक खड़ी रही और मेरी ओर ताकती रही। मैंने ज़रा उत्सुकता बताई कि ये लड़की क्यों इधर देख रही है, तो उसने पूछा कि आप भारत से आए हो। मेरा चेहरा देखकर उसको ये विश्वास हो गया था कि भारत से आया होगा। मैंने कहा हाँ, मैं भारत से आया हूँ। तो दूसरा सवाल पूछा, आपने गांधी को कभी देखा? तो मैंने कहा हाँ, मैंने गांधी को सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने सोचा इससे थोड़ी दोस्ती करनी चाहिए। मैंने कहा कि इसके गांधी के साथ तो मैं 22 साल मैंने बिताए हैं। आपने 22 साल, तो टेल मी समथिंग अबाउट इट। वो बहुत अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन टेल मी समथिंग अबाउट हिम। तो अब ये 12 साल की एक अरब लड़की इजराइल देश में बैठकर वो मुझे पूछ रही कि उसके बारे में कुछ बताओ, तो क्या बताना। तो मैंने कहा कि भाई मैं बचपन में गांधी के साथ था और मैं जानता था कि देश के लोग उनको महात्मा कहते हैं और राजनीतिक लोग आकर उनके पैर छूते हैं, और हमारे आश्रम के सारे लोग उनको बापू कहते थे। लेकिन आश्रम के बच्चे के नाते मैं उनको न महात्मा समझता था, न राजनीतिक नेता समझता था, न कभी बापू कहता था। मैं उनको अपना दोस्त समझता था। यही बात मैंने कही कि भाई गांधी मुझे तो बचपन में अपने दोस्त जैसे लगते थे। और गांधी की दूसरी बात ये मालूम होती थी कि जब कभी भी वो किसी के साथ बात करते थे तो ऐसा मालूम होता था कि वो अपना प्राण ही उसमें उंडेल देते हो। मेरे पिताजी ने, जो कि उनके सचिव थे, बापू जहाँ पर मुलाकात करते थे लोगों से, दीवार पर एक छोटा सी तख्ती लगा दी थी और अंग्रेज़ी में 3 वाक्य लिख दिए थे। विदेश से या अंग्रेज़ी बोलने वाले जो मेहमान आने वाले थे उन लोगों के लिए विशेषकर 3 वाक्य थे। तीनों वाक्य 2-2 शब्दों के थे। और उसमें पहला वाक्य ये था कि बी क्विक, ज़रा जल्दी कीजिए। दूसरा वाक्य था बी ब्रीफ, संक्षेप में आप निपटिए। और तीसरा वाक्य भयानक था, बी गॉन, आप चले जाइए। ऐसे 3 वाक्य लिख दिए थे कि भाई अब मैं उन दिनों 15-16 साल का हो चुका था और मराठी भाषा में जिसको चिकित्सा कहते हैं, वैसे अपने पिताजी की भी चिकित्सा करता रहता था। तो सोचता था कि ये क्या सुना जाता है कि गुजरात में तो बहुत आतिथ्य भाव है और ये महात्मा गांधी तो सौराष्ट्र का आतिथ्य तो मशहूर है। उनके मिलने वाले मेहमानों का स्वागत ये किया जाता है कि बी क्विक, बी ब्रीफ, बी गॉन। ये क्या आतिथ्य गांधी का, और ये इस तरह से लोग मिलते हैं। तो जो लोग मिलते थे और 2-2 मिनट में पिताजी जिनको विदा करते थे उनके पीछे पीछे मैं लग जाता था और पूछता था कि क्यों आप गांधी जी से मिले। मैं तो जानता था कि वो मिले हैं, लेकिन फिर भी उनसे जाकर पूछता था, गांधी जी से आप मिले? तो कहते हैं हाँ मिला। क्यों, कैसा लगा? और बस उनके चेहरे पर खुशी नहीं समाती थी। वो कहते बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर और थोड़ा गहराई में जाता था और कहता था क्या आपको तो 2 मिनट में वहाँ से हटा दिया गया, फिर भी आपको खुशी लगी? तो वो कहते थे कि लेकिन वो 2 मिनट उन्होंने पूरी मुझी को दी और दूसरा इधर उधर कुछ नहीं देखते थे। अपना पूरा का पूरा जीवन मानो 2 मिनट उन्होंने मुझे दे दिया था। वो बात मैंने उस लड़की को बताई कि वो जिससे भी बात करते थे तो वो अपना पूरा प्राण उसमें मानो एकदम डाल देते थे। इतना कहने पर उस लड़की ने कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आता है। मैंने कहा क्या समझ में आता है तेरी? तो ये समझ में आता है कि मेरी माँ मुझे क्यों कहती थी, इजराइल देश के अरब परिवार की एक माँ उसकी 12 साल की लड़की को पहले से कहती होगी तो शायद 10 साल से कहती होगी कि मेरी माँ हमेशा मुझे क्यों कहती थी कि तू गांधी जैसी बनना। ये मेरे समझ में आया और मैंने वो और कुछ नहीं कहा था। वो राजनीतिक नेता, हमारे देश को आज़ादी दिलाई, सत्याग्रह, अहिंसा इत्यादि कोई बात नहीं कही थी। मैंने इतना ही कहा था कि वो बच्चों के दोस्त थे
और इतना ही कहा था कि जिनसे भी बात करते थे उसमें अपना प्राण पूरा वो डाल देते थे। यही 2 बात कही थी। और उस लड़की ने कहा कि अब मेरी समझ में आया कि मेरी माँ क्यों कहती थी कि तू गांधी जैसे बनना। तो मैंने कहा भाई तेरी माँ कौन है? तो उसने कहा कि प्राथमिक शाला की एक शिक्षिका है। अब इजराइल की प्राथमिक, मैंने पूछा कि यहाँ है क्या स्कूल? नहीं, वो किसी दूसरे गांव में रहती, मैं अब तो हाई स्कूल तक पहुँच गई हूँ इसलिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ, लेकिन वो तो कहीं दूसरे गांव में पढ़ाती है। मैंने कहा कि वो बच्चे भी धन्य होंगे जो इस माँ से सीखते होंगे। तो मैं बताना ये चाहता था कि गांधी का विचार यहाँ कम पहुँचा है, इसके विषय में हम लोगों ने शिकायत सुनी और उस शिकायत में हमने सुना कि दुनिया भर तक वो बात पहुँच गई। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि उस विषय में हम लोग दुनिया से भी कुछ विशिष्ट हैं, यानी वहाँ उतनी नहीं पहुँची है जितनी शायद यहाँ पहुँची है। गांधी को मैंने टैबलेट लेते हुए देखा है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। दूसरों को देते हुए तो कई बार देखा है, खुद को भी लेते हुए देखा है। गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के परम उपासक थे, इस विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उस विषय में भी जो नीति थी, उस नीति में कभी किसी को टैबलेट न देना ऐसा नहीं आता। इसलिए गांधी के बारे में जब हम सोचें तो शायद हमको, और खासकर ये तत्वज्ञान मंदिर में गांधी के बारे में विचार होने वाला है, तो मैं आप लोगों से एक निवेदन ये करना ज़रूर चाहूँगा, जो लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ कि गांधी के विचारों के बारे में जब सोचें तो गांधी के तत्व और गांधी के तंत्र, इन दोनों के विषय में विवेक करना कभी न चूकें। हर बड़े आदमी, इसमें कोई गांधी की विशेषता नहीं, हर बड़े आदमी के विचार में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस परिस्थिति में से पैदा होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो उस परिस्थिति को लांघ जाती है, उसका उल्लंघन करती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो देश और काल से सीमित होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो देश और काल से अबाधित रहती है और देश और काल को लांघ जाती है। जो देश और काल को लांघ जाता है वो उस आदमी का तत्व होता है, और देश और काल से जो सीमित रहता है वो उसका तंत्र होता है। तंत्र हर जमाने के साथ बदलना जरूरी है, बदलता है इतना ही नहीं, बदलना आवश्यक भी है। तत्व देश और काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, हर देश और हर काल को लागू होते हैं। गांधी का तत्व सत्य और अहिंसा था। गांधी का तत्व साधन शुद्धि थी। गांधी ने दिए हुए तमाम कार्यक्रम, उत्तम से उत्तम ऐसे कार्यक्रम जिन कार्यक्रमों में मेरी जिंदगी बीती हुई है, इसलिए जिनके साथ मेरा संबंध आजीवन रहा है, उन कार्यक्रमों के विषय में भी कहूँगा। कार्यक्रम देश और काल के अनुसार बदल सकते हैं, बदलना आवश्यक भी है। इतना विवेक गांधी तत्वज्ञान के बारे में सोचने वाले को सबसे पहला करना पड़ेगा। अगर वो विवेक नहीं करेंगे, मैं पैदा जब हुआ तो वो गुजराती में उसके लिए एक शब्द है, जब बच्चे को जन्म के बाद जिस कपड़े पर उठाते हैं उसको कहते हैं बाड़ोत्यू। तो वो जो बाड़ोत्या जो था वो भी खादी का था, और आज 70 से अधिक साल की उम्र हुई है, अभी तक खादी मैंने पहनी है। इसलिए खादी के विषय में मेरी निष्ठा कोई कम है ऐसा मैं मानता नहीं। शायद खादी के काम करने वाले लोग जितनी खादी विद्या जानते हैं उतनी खादी विद्या का अभ्यास भी मैंने किया है। बहुत कम जितने लोग नियमित रूप से कताई करते होंगे उतना नियमित कताई भी मैं करता हूँ।
इतनी सारी अपनी प्रशंसा में इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं उसके बाद जो वाक्य कहने वाला हूँ वो ये है कि खादी भी गांधी का तंत्र था, तत्व नहीं। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप खादी मत पहनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस देश के लिए कम से कम आइंदा 50 साल के लिए खादी ही सबसे अधिक तरणोपाय हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत संभव है कि साइबेरिया में खादी की ज़रूरत न भी पड़े। बहुत संभव है कि 500 साल के बाद खादी की आवश्यकता इस देश में भी न पड़े। ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि 500 साल के बाद सत्य की आवश्यकता ना पड़े। ये संभव नहीं है कि टुम्बकटू में अहिंसा की आवश्यकता ना पड़े। देश और काल को जो लांघता है वो होता है उस मनुष्य का तत्व। और गांधी के तत्व का अगर विचार करना है तो सबसे पहला ये डिस्टिंक्शन, पहला ये विवेक अवश्य कीजिएगा कि कौन सी चीज़ को आप गांधी के एसेंशियल्स में गिनेंगे और कौन सी चीज़ को गांधी के इंसिडेंटल्स में गिनेंगे। इसका पहला विवेक करना आवश्यक है। दूसरी एक चीज़ भी करना आवश्यक है, विशेषकर पंडितों के लिए। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो अधिक से अधिक विषय का कम से कम ज्ञान प्राप्त करता हो, कम से कम सीमा में। मैं यदि पंडित हूँ तो पंडित, लेकिन विज्ञान का जानकार हूँ तो मैं थोड़ा एक्सपर्ट हुआ, क्योंकि और सारे ज्ञानों के बदले में मैं विज्ञान का जानकार हूँ। अगर उसमें से डॉक्टरी विद्या जानता हूँ तो मैं और ज़्यादा पंडित माना जाऊँगा। लेकिन फिर वो विशाल ज्ञान कम हो गया, विशाल विज्ञान कम हो गया, उसमें से डॉक्टरी ज्ञान हुआ। अगर उसमें से मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं आँख का स्पेशलिस्ट उसमें से बनूंगा, तो फिर बाकी विषयों का जानकार उतना नहीं होगा जितना मैं आँख का स्पेशलिस्ट होऊंगा। और आँख में भी अगर मैं आँख के मोती का ही विशेष जानकार हूँ या उसी के ऑपरेशन करने वाला हूँ तो कहूँगा कि मेरे और एक साथी है उसके पास आप जाइए, मैं तो केवल यही काम करता हूँ। यानी गहराई से जाकर एक विषय का अधिक से अधिक ज्ञान जो प्राप्त करता है वो होता है स्पेशलिस्ट। तो ये आप लोग जो रिसर्च करने वाले हैं वो जब स्पेशलिस्ट बने तो गांधी के बारे में एक और विशेषता सुन लीजिएगा कि गांधी जीवन को कंपार्टमेंट्स में देखने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जीवन को खंड में देखते नहीं थे। इसीलिए उसको वो उस अर्थ नीति को गांधी नीति नहीं मानता था जिसमें नीति ना हो। वो कहते हैं कि अर्थ नीति और नीति दो भिन्न भिन्न है। आज तक के अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि भाई हम तो इकोनॉमिक्स हैं, मॉरलिटी की बात, एथिक्स की बात हमारे सामने मत कीजिए। गांधी ने कहा कि जिस अर्थ नीति में नीति ना हो वो अनर्थ नीति हो जाती है, मुझे उस अर्थ नीति में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए गांधी ने ये कहा कि जिसमें शील ना हो उस विद्या ये अविद्या है। उस प्रकार से उसने जीवन के कंपार्टमेंट्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बिना श्रम के जो संपत्ति दिखती है आज समाज में, गांधी ने उसे विपत्ति माना। अगर श्रम के साथ संपत्ति जुड़ती हो तो ही संपत्ति होगी, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन हम जितना अधिक ज्ञान के अंदर गहराई में जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, विषयों तक के टुकड़े। और गांधी जीवन को विभाजित करके देखने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ इस भूमि का जो इतिहास है उसका स्मरण कराया गया। बहुत बचपन में मैं यहाँ आया था, उसके बाद एक बार फिर धुलिया आया था, लेकिन इस स्थान पर नहीं आया पाया था। आज फिर